25 मई 2020 को अमेरिका के मिनेसोटा प्रदेश में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक ब्लैक युवक की हत्या कर दी गई। ये हत्या खुद एक पुलिस वाले के हाथों हुई, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड पर $20 के किसी बिल को लेकर चोरी का शक था। पुलिस वाले ने जॉर्ज की गर्दन पर काफ़ी देर तक अपना घुटना अड़ा के रखा, जिससे जॉर्ज फ्लॉयड की दम घुटने से मौत हो गई। ऐसी घटनाएं अमेरिका के ब्लैक लोगों के साथ वाइट लोगों से कहीं ज़्यादा होती हैं, और इसके रूट्स रेसिज्म यानी नस्ल भेद में है। क्योंकि जब पुलिस वालों को, अथॉरिटी को लगता है कि कोई ऐसा शख्स जिसको वो मान के चल रहे हैं कि ये क्रिमिनल मेंटालिटी के ही होते हैं, उनके आगे है, जो कि जॉर्ज फ्लॉयड भी थे, तो वो उसके प्रति और ज़्यादा क्रूर यानी क्रूल हो जाते हैं। इस घटना ने पूरे अमेरिका में फिर से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्ल भेद के सवालों को उजागर किया, और जितनी ही बार कोई सच उजागर होता है, उससे जुड़ी लिटरेचर और पोएम्स भी फिर से रेलेवेंट और जीवित होती हैं। आज की हमारी पोएम आई टू भी इसी इशू और इसी सच से रिलेटेड है। इस पोएम के पोएट हैं लैंगस्टन ह्यूग्स। इनका पूरा नाम है जेम्स मर्सर लैंगस्टन ह्यूग्स, और इनका जन्म 1902 के अराउंड जॉपलिन मिसूरी में हुआ था, जो कि यूएस का एक स्टेट है, और 22 मई 1967 में ये नहीं रहे और न्यूयॉर्क में ही इनकी मृत्यु हुई थी। लैंगस्टन ह्यूग्स हार्लेम रिनाइजेंस से जुड़े एक बहुत बड़े राइटर हैं। हार्लेम यूएस में एक जगह है जहां ब्लैक लोगों ने 1920s और 30s के अराउंड अपनी आर्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, और उसी को हार्लेम रिनाइजेंस कहा जाता है। इनकी राइटिंग्स में अफ्रो अमेरिकन लोगों का एक्सपीरियंस बयां होता है, और इन्होंने मेनली पोएट्री, नॉवेल्स, प्लेज और न्यूज़पेपर कॉलम्स लिखे हैं। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स में ड्रीम वेरिएशन, फाइन क्लोथ्स टू द ज्यू आते हैं। साथ ही द वेरी ब्लूज़ भी इनका पोएट्री कलेक्शन है। आप चाहें तो ये सारे वर्क्स भी नोट कर सकते हैं। आज की हमारी पोएम आई टू के बारे में भी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ये पोएम मुश्किल से 3 स्टैंजास की है। इसे पहली बार ह्यूग्स के फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री द वेरी ब्लूज़ में 1926 में पब्लिश किया गया। पोएम बहुत छोटी और आसान है, लेकिन इसे अच्छे से समझने के लिए रीडर्स के पास अमेरिकन हिस्ट्री और लिटरेचर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। से हमको पता होना चाहिए कि 1861 में सिविल वॉर शुरू हुई अमेरिका में, जिसमें नस्ल भेद और स्लेवरी के मुद्दों को उठाया गया। अमेरिका एक फ्री कंट्री है, लेकिन फिर भी स्लेवरी के प्रभाव ने उसे आज तक नहीं छोड़ा है। अब्राहम लिंकन का एक बहुत बड़ा रोल था इसमें। साथ ही वॉल्ट विटमैन, जो कि अमेरिका के एक बहुत बड़े पोएट हैं, उनका भी इस पोएम में ऐसे रोल है कि पोएट ने उनसे ही इंस्पायर होकर सबसे पहली लाइन में लिखा है आई टू सिंग अमेरिका, क्योंकि वॉल्ट विटमैन, जो कि अमेरिका के सबसे प्रोमिनेंट पोएट समझे जाते हैं, समझ लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर को या फिर मुंशी प्रेमचंद को जो हमारे यहाँ दर्जा है, वो वॉल्ट विटमैन को वहाँ पर है। और उनकी एक पोएम है आई हियर अमेरिका सिंगिंग। तो उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए पोएट अपनी पहली लाइन में लिखते हैं आई टू सिंग अमेरिका, यानी वॉल्ट विटमैन एक वाइट व्यक्ति हैं, लेकिन पोएट कहते हैं कि मैं भी हूँ इस अमेरिका में, मैं भी हूँ जो कि अमेरिका को गाता हूँ। पोएम कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं करती, फर्स्ट पर्सन में लिखी हुई है, और ब्लैक लोगों के खिलाफ रेसिज्म की समस्या को उजागर या एक्सप्रेस करती है। आई टू सिंग अमेरिका। आई एम द डार्कर ब्रदर, दे सेंड मी टू ईट इन द किचन व्हेन कंपनी कम्स, बट आई लाफ and eat well and grow strong। तो ओपनिंग लाइन में पोएट सीधे सीधे कहते हैं कि मैं भी आई टू सिंग अमेरिका, मैं भी अमेरिका के बारे में गाता हूँ, मैं भी अमेरिका का जो गीत है वो गाता हूँ, यानी अमेरिका मेरा भी देश है। एक तरह से वो ये बात बोल रहे हैं। आई एम द डार्कर ब्रदर। पोएट बोलते हैं कि वो डार्कर यानी ज़्यादा गहरे रंग वाले, ज़्यादा काले रंग वाले भाई हैं। पोएट एक तरह से पॉइंट आउट कर रहे हैं, भाई हैं। किसके भाई हैं? वाइट लोगों के,
क्योंकि नॉर्मली अमेरिका के सिटीजन्स को अगर हम पहली बार पिक्चर करते हैं तो केवल वाइट लोगों को सोचते हैं, लेकिन जो अफ्रीकन अमेरिकन, जो अश्वेत काले लोगों की हिस्ट्री है अमेरिका में, उनकी एग्जिस्टेंस है अमेरिका में, वो भी उतनी ही पुरानी है। तो पोएट एक तरह से कह रहे हैं कि जिन लोगों को तुम अमेरिकन समझते हो, मैं उनका ही डार्कर ब्रदर हूँ, यानी मैं भी उतना ही अमेरिकन हूँ। सेंड मी टू ईट इन द किचन व्हेन कंपनी कम्स। अब पोएट कहते हैं कि वो लोग, दे मतलब वाइट लोग, दूसरे लोग जो उनसे सुपीरियर पोजीशंस पे हैं क्योंकि वो वाइट हैं, वो मुझको कहाँ भेज देते हैं? किचन में खाने के लिए भेज देते हैं। अपने संग नहीं बिठाना चाहते जब कंपनी आती है। कंपनी मीन्स कोई भी मिलने वाला या फिर कोई भी इम्पॉर्टेंट लोग आते हैं मिलने के लिए, तो पोइट को जहाँ भी वो काम करते होंगे तो अंदर या फिर किचन में भेज दिया जाता है कि तुम किचन में खा लो, हमारी टेबल पर मत बैठो। खाना कहाँ खाया जाता है? टेबल पर। तो अपनी टेबल पर वो उनको जगह नहीं देते। यहाँ पर एक मेटाफोरिकल और लिटरल टेबल का यूज़ हुआ है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि टेबल पर किसी इंसान की कोई जगह नहीं है, तो हम असल में ये कह रहे होते हैं कि लोगों के बीच और जहाँ पे इम्पोर्टेंस कोई बात हो रही हो, इम्पोर्टेंट पोजीशंस हो, वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर लोगों की जगह नहीं होती। तो पोइट को भी ऐसी ही टेबल पर भी जगह नहीं है, और जो खाने पीने वाली टेबल है वहाँ पर भी जगह नहीं है, इसलिए उनको खाने के लिए किचन में भेज दिया जाता है। बट आई लाफ एंड ईट वेल एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग। लेकिन पोइट यहाँ पर अपना और साथ ही जो ब्लैक अमेरिकन लोग हैं उनका एटीट्यूड, उनकी स्ट्रेंथ, शक्ति, उनका मनोबल दिखाते हैं कि इस पर वो केवल हंसते हैं, इसको लाइटली लेते हैं और अच्छे से खाते हैं। ईट वेल, अच्छे से खाते हैं, एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ज़्यादा शक्तिशाली, दृढ़, डिटरमाइंड हो जाते हैं। आंसर, टुमारो आई विल बी एट द टेबल व्हेन कंपनी कम्स, नोबडी डेयर से टू मी ईट इन द किचन देन। अब पोइट कहते हैं, ये तो आज की बात हो गई, अभी की बात हो गई। इस स्टैंजा में पोइट फ्यूचर की बात करते हैं और एक होप, एक आशा जताते हैं कि टुमारो, कल, आई विल बी एट द टेबल, मैं उस टेबल पर बैठा हूँगा। टेबल मतलब मुझे भी सोसाइटी में इंक्लूड किया जाएगा, इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे, इम्पॉर्टेंट बातों में मुझे भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी ब्लैक लोगों को भी हर जगह इंक्लूड किया जाएगा। व्हेन कंपनी कम्स, जब कंपनी आएगी तो मैं टेबल पर ही होऊंगा। नोबडी विल डेयर से टू मी ईट इन द किचन देन, और कोई भी ये हिम्मत नहीं करेगा मुझसे कहने की कि जाकर किचन में खाओ तब। देन का मतलब तब, जब ये टाइम आएगा जब वो इक्वालिटी अचीव कर लेंगे ब्लैक लोग, तब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उन्हें किचन में भेज दें, यानी उन्हें इक्वालिटी ना दें। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। बिसाइड्स दे विल सी हाउ ब्यूटिफुल आई एम एंड बी अशेम्ड, आई टू एम अमेरिका। तो पोएट कहते हैं कि बिसाइड्स, इसके बजाय क्या होगा? वो देखेंगे कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना खूबसूरत हूँ, यानी ब्लैक लोग कितने खूबसूरत हैं, और उन्हें खुद को, जो लोग मेरे साथ भेदभाव करते थे, उन्हें शर्म आएगी। और अंत में पोएट थोड़ा गैप छोड़कर बोलते हैं, आई टू एम अमेरिका, और मैं भी अमेरिका हूँ, ये भी सबको दिख जाएगा। और पोइट खुद में भी असर्ट करते हैं कि अमेरिका का मतलब केवल वाइट लोग नहीं हैं, गोरे लोग नहीं हैं, ब्लैक लोग भी अमेरिका है। इनसे मुझे हाल ही में एक शो देख रही थी मैं, आपने भी शायद देखा हो नेटफ्लिक्स पे, स्ट्रेंजर थिंग्स। सो उसमें भी एक ब्लैक बच्ची होती है, उसका नाम होता है एरिका। तो वो कहती है कि अमेरिका एरिका के बिना नहीं, क्योंकि स्पेलिंग में एरिका भी आता है ना अमेरिका की। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी यही चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ब्लैक लोगों के बिना अमेरिका नहीं है। इस पोएम के थीम्स के बारे में बात करते हैं। इस पोएम का पहला और सबसे क्लियर थीम है ब्लैक लोगों के अगेंस्ट अमेरिका में जो रेसिज्म यानी नस्ल भेद की समस्या है। वो ब्लैक लोगों को जो अमेरिकन सोसाइटी में एक तरह से बाहर का समझा जाता है केवल उनकी स्किन कलर की वजह से, वो इस पोएम का थीम है। क्योंकि आप खुद देखिए, जो अमेरिकन्स हैं उनके यहाँ बड़ी पोजीशंस पर ज़्यादातर वाइट लोग होंगे। ये तक केवल एक ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ पर हुआ है। ये सब चीज़ें
बुनियादी या फंडामेंटल चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करती हैं। जब शुरू से ही आप किन्हीं लोगों को सिक्लूड कर दोगे सोसाइटी में, तो उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे वो लोग, एम्प्लॉयड रहेंगे तो क्राइम्स की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, और जब वो क्रिमिनल बन जाएंगे तब जो लोग पावर में हैं, वाइट लोग, वो क्या कहेंगे, ये लोग तो होते ही ऐसे हैं और इसलिए रेसिज्म सही है। इस पोएम का दूसरा थीम है होप और स्ट्रेंथ। भले ही पोएट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को दिखाते हैं, लेकिन साथ ही अपने और उनके साथी ब्लैक लोगों के अंदर जो उम्मीद और शक्ति है उसको भी दिखाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि एक दिन वो भी टेबल पर बैठेंगे और सब देख पाएंगे कि वो कितने ब्यूटीफुल हैं, और यहाँ पर उनका मतलब एज अ पर्सन और उनकी क्वालिटीज़ हैं वो भी ब्यूटीफुल कितनी है, और एज एन आर्टिस्ट वो कितने ब्यूटीफुल हैं। ब्लैक लोगों की जो आर्ट होती है उसको भी सब लोग देख पाएंगे, और किस तरह उनके हार्श एक्सपीरियंस ने उनको स्ट्रॉन्ग ही बनाया है और उनकी आर्ट को उन्हें खुद कितना एनरिच भी किया है। उनका टाइटल ही है आई टू, मैं भी। तो ये टाइटल कितना छोटा है लेकिन कितना गहरा है। मैं भी, हम पढ़ते ही सोचते हैं कि क्या होगा इस पोएम में, और हम पोएम पढ़ने के लिए उत्सुक भी हो जाते हैं कि क्या मैं भी। लेकिन पोएट मैं भी कहकर ये बताते हैं कि जिन लोगों को कोई देख नहीं पाता वो भी तो हैं, और इसीलिए मैं भी यहाँ पर हूँ। ये रही अमेरिकन सोसाइटी की बात, जहाँ पर हमने जाना कि एक रूलिंग क्लास है और रेस है, और एक रूल्ड या फिर एक्सक्लूडेड, जो कि जिनको बाहर निकाल दिया गया, वैसी रेस या क्लास है। हमारे यहाँ इंडिया में अपनी सोसाइटी को अगर हम देखें तो ये सेम चीज़ एग्जिस्ट करती है। हमारे यहाँ ब्लैक और वाइट का भेद ना होकर किसका भेद है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट का। अब लोअर कास्ट जो है वो हमारी देश की ज़्यादातर जनसंख्या बनाती है, लेकिन अगर आप बड़े बड़े दफ्तरों में जाएंगे तो आप हमारी सोसाइटी में जो डिफरेंस है रिप्रेजेंटेशन से लेकर मौके का, वो देख पाएंगे। जिन किसानों के पास बहुत बहुत खेती होती है, ज़मीन होती है, उनकी कास्ट क्या है, और जो किसान सबसे नीचे हैं उस पूरी लैडर में, वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करेंगे तो हमारी सोसाइटी जिस तरह काम करती है उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे यहाँ की मीडिया यानी मूवीज़ या टीवी शोज़ में जो मेन कैरेक्टर्स और हीरो हीरोइंस होते हैं, उन कैरेक्टर्स को कौन सी कास्ट का ज़्यादातर दिखाया जाता है और कौन सी कास्ट का कभी नहीं दिखाया जाता। जिन झुग्गी झोपड़ियों को हमें देखने का मन नहीं करता, जहाँ पर नालों के मुंह खुलते हैं और पूरे शहर के कचरे को वहाँ डाल दिया जाता है, वहाँ पर जो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं वो किन लोगों की हैं। वो लोग हमारे देश में कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। एक गरीब इंसान है जो कि अपर कास्ट का है, और जो एक गरीब इंसान है जो कि लोअर कास्ट का है। उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये खुद सोचने और रिसर्च करने वाली बातें हैं। एक होमवर्क टाइप का क्वेश्चन है जो कि आप खुद सोच सकते हैं और कमेंट में भी लिख सकते हैं। इस देश में अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहें, खाने पीने की जगह, और उसका नाम रखें शर्मा जी का ढाबा या शर्मा जी का रेस्टोरेंट, वो ज़्यादा सूटेबल है कि जो लोअर कास्ट हमारे यहाँ समझे जाते हैं लोग, उनके सरनेम्स में से किसी एक को, जिन्हें कई लोग अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गालियों की तरह यूज़ करते हैं, गंदगी को दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं, उसके नाम पे आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। आपका जो भी आंसर है हाँ या ना, तो क्यों? अगर आप नहीं खोल सकते तो क्या ये हमारी सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं बोलता? और कैसे आइडेंटिटी इंसान की, उसकी इकोनॉमिक्स, उसके पैसे कमाने को, धन और संपत्ति के अर्जन को प्रभावित करती है, ये भी नहीं दिखाता। आई होप इस पोएम से एक नया नज़रिया हमको मिला होगा चीज़ों को और हमारी सोसाइटी को देखने के लिए। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे इस पे नई अपडेट्स आती हैं। फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।